थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी, प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत ज्यादा और अहम डेवलपमेंट्स हैं। जाहिर है एक तरफ हमारे सेनेट का इजलास चल रहा है जिसमें मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं, उसमें गजा की सिचुएशन के ऊपर भी बात की जा रही है, वजीर खारजा ने भी उसके ऊपर बात की है। दूसरी तरफ एडजर्नमेंट मोशंस आ रही हैं जो कि अमरीका के अड्डों के हवाले से हैं, जो कि पाकिस्तान को देने के हवाले से, पाकिस्तानी अड्डे अमरीका को देने के हवाले से। इसमें बहुत सारे सवालात हैं जो कि हम जरूर पूछेंगे, लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो कल एक इशाइया हुआ था। इशाइया जो था वो होस्ट किया था कायदे इख्तिलाफ कौमी असम्बली जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, और उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी दावत दी गई थी। उसमें शहरी रहमान और यूसुफ गिलानी साहब जो है वो तशरीफ भी ले गए थे। वहां पे कुछ पीडीएम के रिवाइवल की बात हुई, उनको दोबारा से उसको जिंदा करने की बात हुई, और उसके बाद वो फिर मौलाना फजलुर रहमान से भी मिले। लेकिन फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी को, वो उनके जेस्चर से भी लगा और बहुत सारे लफ्जों में भी, कि पीपल्स पार्टी को वापस लेने को वो तैयार नजर नहीं आते। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी इनकार किया है, जो जराए बताते हैं कि वो भी शायद ख्वाहिशमंद नहीं है कि वो पीडीएम में जाएंगे। लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर एक और इत्तेहाद वजूद में आ रहा है जिसको कि शहबाज शरीफ साहब लीड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो बयानिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, वो तकसीम होता दिखाई देता है। मज़ाहमत और मुफाहमत, और शहबाज शरीफ साहब, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब, ये एक तकसीम बहुत वाज़े होती दिखाई दे रही है। जैसे कि आज आपने देखा मरियम साहिबा ने कहा कि उनका जो बयानिया है वो वही है जो कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है पीडीएम के हवाले से, और बड़े दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा कि वही पीएमएल का एन का बयानिया भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनका बयानिया ये है तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने दावत क्यों दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वापसी की, और बयानिया है क्या इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का? मफाहमत है या मज़ाहमत है? मज़ाहमत है तो कैसे करनी है, मफाहमत है तो किस तरह से आगे बढ़ना है? ये बहुत सारे सवालात है, सबने पूछने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज जमात के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ही सेक्रेटरी जनरल साहब मौजूद है, जनाब एहसन इकबाल साहब, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। बहुत सारे सवालात हैं, मैंने तो एक सांस में पढ़ दिए। अब वही बात है कि पीडीएम के ऊपर एक झगड़ा पड़ा हुआ है, और शहबाज साहब चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी वापस आए, मरियम साहिबा चाहती हैं, जो लग रहा है कि वो वापस ना आए क्योंकि जो शराइत हैं वो कबूल नहीं कर रही पीपल्स पार्टी। क्या वाकई इख्तलाफ मौजूद है आपकी क़यादत के अंदर पीपल्स पार्टी को लेकर के भी और बाकी इशूज के ऊपर भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को वाज़ेह करना चाहूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मुकम्मल यकरंगी है और कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ वहां पर होता है जहां क़यादत का इख्तलाफ हो। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो नवाज शरीफ साहब की क़यादत है, फिक्री क़यादत है, सियासी क़यादत है, उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब से लेकर हमारा एक कारकुन तक हर कोई यकसू है और मुकम्मल यूनानिमिटी है, तो इसलिए किसी इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह कि जो पीडीएम है और पार्लिमानी सियासत है, इन दोनों की जो स्पेसेस हैं वो अलहदा हैं। पीडीएम के अंदर बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं कि जिनकी पार्लियामान के अंदर नुमाइंदगी नहीं भी है। वो एक पब्लिक स्पेस की एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी का फोरम है और इत्तेहाद है। जहां तक पार्लियामान है, इसके अंदर अब बजट सेशन शुरू होने वाला है, और ये जरूरी था कि बिलखसूस जब पीडीएम स्प्लिट हुई या उसमें से पीपल्स पार्टी एएनपी निकल गई, स्प्लिट तो मैं नहीं कहूंगा, दो जमातें निकल गई, तो हम कोशिश करें कि ऑपोजिशन की पार्लियामानी सियासत में किसी किस्म की कमजोरी ना पैदा हो। और इस मकसद के लिए शहबाज शरीफ साहब ने तमाम ऑपोजिशन की पार्लियामानी जमातों के कायदीन को मदऊ किया था, और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था कि हम किस तरह बजट सेशन के अंदर हुकूमत का मौसर मुकाबला करें और किसी भी अवाम दुश्मन और ऐसी प्रपोजल्स को जिनसे हुकूमत अपनी नाकामी और नाअहली का बोझ अवाम पर टैक्सों की सूरत में डाले, उसे नाकाम बनाए। अच्छा, बयानिए तो मौजूद हैं दो, देखिए मज़ाहमत का भी है और मफाहमत का बयानिया भी, और ये कोई छुपी बात भी नहीं है, सब जानते हैं इस बात को। अब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, और उनके जो दलाइल हैं या उनकी जो एक बॉडी लैंग्वेज है या उनकी जो एक्टिविटी है, उससे ऐसे लगता है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि सारी अपोजिशन भी इकट्ठी हो, प्रेशर बिल्डअप हो, वो इलेक्शन की तरफ जाए या कौमी हुकूमत की तरफ जाए या वो इन हाउस चेंज की तरफ जाए, ये बात की बात है, लेकिन वो एक डायरेक्शन देना चाह रहे हैं। आपकी जमात के अंदर इस वक्त भी तकसीम इस बात के ऊपर मौजूद है कि
مفاہمت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے میں اسما یہ کہوں گا کہ یہ مسئلہ مزاحمت یا مفاہمت کا نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کو 72 سال ہو گئے ہیں, ہمیں کسی ڈھب کے اوپر کھڑا کرنا ہے. دیکھیے آج میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا بروکنگز کی, جو امریکہ کا ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے, فیوچر آف پاکستان, ان کے جو جتنے ماہرین ہیں انہوں نے جتنی بیماریوں کی نشاندہی کی کہ پاکستان کیوں مستحکم نہیں ہو سک رہا اور پاکستان کو مستقبل کے حوالے سے کیا خدشات ہیں, گزشتہ 3 سالوں کے اندر ان تمام اشاریوں کے اوپر ہم بدترین طریقے سے نیچے گئے ہیں. اب اس وقت سوال عمران خان کا یا اس کی حکومت کا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر محب وطن پاکستانی کو اس وقت پاکستان کی ریاست کی فکر ہے. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ریاست مٹ جائے گی. اگر آپ اقوام متحدہ میں جائیں تو وہاں تقریباً 200 ممالک کے جھنڈے لہرا رہے ہیں, جن کے مندوب بھی وہاں پر ہیں, ان کی ایمبیسیز بھی ہیں, لیکن ان میں سے غالباً 150 ملک ایسے ہوں گے کہ آپ کسی کو پیسہ بھی دیں گے وہاں جا کے رہ لو, کوئی تیار نہیں ہوگا. آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کم ہونا چاہیے, جو کہ ایک بیسک بات ہے, لیکن اس رول کو کم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر پی ایم ایل این کے اندر ڈیوائیڈ ہے. مفاہمت والے یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے آگے چلا جائے, ایک انوائرمنٹ بنایا جائے اور ایک لیول یا ایون پلینگ فیلڈ جو ہے وہ آپ کو ملے تاکہ آپ اگلا الیکشن جیت سکیں. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, ہم لڑ کے ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اپنی جگہ لیں گے. از اٹ پاسبل کہ آپ لڑائی کر کے؟ بات یہ ہے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں کو فتح کر سکتی ہے اور نہ ہی سیاسی جماعتیں کوئی جی ایچ کیو کی عمارت کو فتح کرنا چاہتی ہیں. بالکل, ہاں, دونوں میں یہ نہیں نا. آپ دیکھیے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اب سبق سیکھنا پڑے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی, کیا بھٹو ختم ہو گیا؟ کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ کتنے انکل کھڑے کیے گئے, کوئی بھی نہیں چلا. نواز شریف صاحب کو نااہل کیا, نواز شریف صاحب کو حکومت سے نکالا, ان کی 4 سال بدترین کردار کشی کی. اس کے باوجود خوشاب سے مسلم لیگ نون اور نواز شریف جیتتے ہیں, وزیر آباد سے نواز شریف جیتتے ہیں, ڈسکا سے نواز شریف جیتتے ہیں, نوشہرہ سے نواز شریف جیتتے ہیں, کراچی سے زبردستی ہرا دیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں نے اس بیانیے کو تسلیم نہیں کیا. تو کیا ہم اسی کھیل کے اندر رہیں گے کہ پاکستان میں مسلسل 10-10 سال کا یہ سائیکل چلتا رہے؟ اچھا, اب اگر آپ کی سیاست مستحکم نہیں ہوگی, میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے, اگر نہیں آ رہی تو آنی چاہیے, تو آپ کی معیشت بھی کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی. اور جب آپ کی معیشت مستحکم نہیں ہوگی تو آپ کی جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے وہ بھی ڈھہ جاتا ہے. دیکھیے اس کے لیے اب کیا وہ کرے اسٹیبلشمنٹ, اس وقت کیا کرے؟ کیونکہ ایک آپ کو ایک نیوٹرل سپیس تو مانے یا نہ مانے ملا ہے. اگر اس ملک کو مستحکم دیکھنا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے زیادہ کسی کا مفاد نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ترقی کرے. لیکن آپ بات چیت کرنے کو تیار نہیں تھے. کچھ دن پہلے تک آپ کے سٹیٹمنٹس آ رہے تھے ہم بات نہیں کریں. اس میں بات چیت کی بات نہیں ہے. دیکھیے ایک فریم ورک طے شدہ ہے. دیکھیں بات چیت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے کنسنسس کریٹ کرنا ہے. کیا پاکستان کی فوج پاکستان کے آئین کا حلف نہیں اٹھاتی؟ کیا پاکستان کا ہر جج پاکستان کے آئین کا حلف نہیں اٹھاتا؟ کیا پاکستان کا ہر پارلیمنٹیرین آئین کا حلف نہیں اٹھاتا؟ کیا ہر سول سرونٹ آئین کو اپ ہولڈ کرنے کا حلف نہیں اٹھاتا؟ ایک ہمارے پاس متفقہ ڈاکومنٹ ہے, ایک کوڈ ہے, ایک ارینجمنٹ ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اس آئینی ذمہ داری کے اندر رہے. اب چوئی صاحب یہاں اختلاف ہے نا, یہاں جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ سب کا اتفاق ہے, پیپلز پارٹی کا بھی, شہباز شریف کا بھی, نواز شریف کا, سب کا ہے, مگر طریقہ کار مختلف ہے. شہباز شریف اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس سسٹم کا حصہ رہیں گے تو آپ اس گول تک جا سکتے ہیں, جبکہ دوسری طرف کا بیانیہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, ہمیں اس کے لیے لڑنا ہے. کیا یہ لڑائی صرف یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی پولیٹیکل جو اینٹی ہے اس کو کریٹ کر کے آگے بڑھا جائے, اس شرط کے اوپر ہے یا کسی چاہے نواز شریف صاحب ہوں, چاہے شہباز شریف صاحب ہوں, چاہے کوئی مسلم لیگ نون کا کارکن ہو, ہم سب سیاسی اور جمہوری کارکن ہیں. دیکھیے ہم نے اپنے بیانیے کی جنگ ووٹ کی طاقت سے لڑی ہے, سیاست کی طاقت سے لڑی ہے. ہم سب جیلوں سے ہو آئے ہیں, ہمیں سزائے موت کے قیدیوں کی چکیوں میں رکھا گیا, نہ ہمارا حوصلہ کم ہوا, نہ ہماری سیاسی سٹینڈنگ کم ہوئی,
مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کی جیسے میں نے کہا جتنی کردار کشی ہوئی ہے پچھلے 4 سالوں میں، یہ تو کبھی کوئی آڈٹ کرے گا تو پتا چلے گا کتنے اربوں روپے اس ریاست کے لگائے گئے نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کو ڈبونے کے لیے. وہ ڈوبی نہیں، وہ مزید توانا ہو کے نکل آئی ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیا جانا چاہیے. سیاسی عمل جو ہے وہ سیاسی عمل سے کٹتا ہے، وہ طاقت سے، وہ انتظامی ہتھ کنڈوں سے نہیں کٹتا. تو آپ ایک طرف یہی کہتے تھے کہ اسمبلیاں چھوڑ دیں، آپ کے پاس اس وقت بھی طاقت موجود ہے کہ آپ پنجاب حکومت کو تبدیل کر سکیں، آپ یہاں پہ ان ہاؤس چینج لا سکیں، آپ کے پاس نمبر کانفیڈنس کے ووٹ والے دن بھی موجود تھے، اگر آپ چاہتے تو اس دن بھی حکومت. بجٹ آ رہا ہے، بجٹ میں آپ تلپٹ کر سکتے ہیں، مگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم کوئی ایسی عمارت نہیں بنانا چاہتے جو کسی ناپائیدار شجر کے اوپر یا ٹہنی کے اوپر ہو. تو پھر کیسی عمارت اگر آپ یہ دیکھیے، نہیں اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم کوئی موو اٹھائیں اور اس کا انجام وہی ہو جو سینٹ میں چیئرمین کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہوا تھا کہ 64 ہمارے بندے لکھے پڑے تھے اور وہاں پہ 50 ووٹ نکل آئے. دیکھیے جو نو کانفیڈنس ہے نا، اس میں ریاستی اس اداروں وقت کی کا اسٹیبلشمنٹ میں اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں بڑا فرق ہے. پتہ نہیں، اب یہ تو وقت اور حالات اور واقعات بتا رہے ہیں، آپ مجھ سے بتائیں بہتر گے. جانتے ہیں. ابھی تک دیکھیے، ابھی جو سینٹ کا الیکشن ہوا اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح وائس چیئرمین سینٹ پہ کیا ہوا. آپ نے دیکھ لیا کس طرح چیئرمین لیڈر آف اپوزیشن کے لیے وہاں پہ باپ پارٹی کے ساتھ ایک ارینجمنٹ کر کے پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ چیزیں، لیکن ابھی بھی آپ گیم میں ان ہیں. بجٹ سیشن ہے، بجٹ کے نمبرز آپ کے ہیں، جہانگیر ترین گروپ بن چکا ہے پنجاب کے اندر. یہاں پہ آپ چاہیں تو آئینی طریقے سے اسی طرح پنجاب میں بھی میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے پنجاب میں اگر ہمیں نظر آئے کہ کوئی مستقل پائیدار تبدیلی کی صورت ہے، ہم ضرور اس کو کنسیڈر کریں گے. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ ابھی خود ترین گروپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، ہم پی ٹی آئی کو نہیں توڑنا چاہتے، کیونکہ چوائس موجود نہیں تھی. نہیں، چوائس پی ایم ایل این نے نہیں، یہ پہلے دن سے ان کا موقف ہے. لیکن چوائس آپ نے نہیں، ان کا پہلے دن سے یہ موقف ہے. آپ کے پاس چوائس تھی نہیں، ایسی کوئی چوائس نہیں تھی. دیکھیے جس دن ہمارے پاس چوائس ہوگی ہم ضرور اسے ایکسرسائز کریں گے. آج بھی مریم بی بی نے کہا ہے نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں. نہیں، لیکن میں آپ کو پھر بتاؤں، دیکھیے ہماری جدوجہد صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو نکال دیں اور ایک اور سلیکٹڈ حکومت آ جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹرز کا بھی مفاد اسی میں ہے کہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت مستحکم ہو، انٹرپشنز ختم ہو، اور اسی سے ملک کی معیشت چلے گی، اور معیشت چلے گی تو ہمارا دفاعی بجٹ بھی یقینی ہوگا. ورنہ آپ کو عوام کی بھوک سے، عوام کے پیٹ سے، ان کی صحت سے، تعلیم سے پیسے کاٹ کے ڈیفنس بجٹ دینا پڑے گا. اور اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ فریش الیکشن ہوں، اور فریش الیکشن سے پہلے جو الیکٹورل ریفارمز کا معاملہ تھا وہ کون طے کرے گا؟ ویسے میں آپ کو بتاؤں، میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی پاکستان کے جو الیکشن قوانین ہیں وہ دنیا کے بہترین قوانین میں موجود ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ امپلیمنٹیشن اور ریاستی مشینری کا غیر جانبدار ہونا. آج اگر ہماری ریاست غیر جانبدار ہو جائے، وہ جانبدار نہ رہے، تو ہم دنیا کا بہترین الیکشن انہی قوانین کے تحت کرا سکتے ہیں. تو یہی اصل بنیادی جھگڑا ہے. ذرا سر لاسٹ کوسچن، جو فگرز دے رہی ہے پی ایم ایل این پی ٹی آئی گورنمنٹ، اگر اس حساب سے اور پھر کچھ بہتری بھی آ جائے گی 2.5 سالوں میں، تو یہ جو ٹرین ہے یہ آپ کے ہاتھ سے ابھی جو موجود ہے مس ہو جائے گی. ہمیں پورا عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کی قابلیت، لیاقت پہ پورا اعتماد ہے. یہ حالات اس سے زیادہ برے کر سکتے ہیں، بہتر نہیں کر سکتے. اور یہ جو جال سازی ہے فگرز کی، آپ مجھے بتائیے، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ معیشت کا پہیہ چل گیا اور گراف اوپر جا رہا ہے. یہاں پہ غریب آدمی مرغی کا گوشت 500 روپے کلو سے بھی نہیں خرید سک رہا. آپ کے پاس تو یہ جو عمران خان صاحب کی سنے تقریر، بچے اتنے میل نرشٹ ہیں اور نیوٹریشن کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے غریب آدمی کے لیے مرغی کا گوشت ایک نیوٹریشن تھی اس کی بچوں کے لیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بیمار قوم آپ اس غربت کے ساتھ پیدا کر رہے ہیں. یہ سب کچھ پی ڈی ایم اچیو کر رہی تھی. پی ڈی ایم نے اس گورنمنٹ کو بڑا ٹف ٹائم دیا، لیکن آپ نے یہ بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم نے گیند جو ہے وہ حکومت کے ڈی تک پہنچایا، اور جو ہی ہم گول کرنے لگے تھے پیپلز پارٹی نے ٹائم آؤٹ لے لیا. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ نے کیا، اور استعفوں کے معاملے کے اوپر وہ پہلے سے کلیئر تھے. اگر ہم نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی. اگر دیکھیے
10 में से 9 जमातें मुत्तफिक हैं कि ये टाइम है कि हम सब लॉन्ग मार्च करें और इस्तीफा दें। मगर उन्होंने आखिरी और ऑप्शन एक तो रखा जमात- था उसको, आपने एक उसको जमात पहला ऑप्शन उसको कैसे वीटो बना कर दे, दिया? हाँ। एक जमात वीटो कर दे तो फिर जिम्मेदारी तो उस एक जमात सर की है ना। उन्होंने आखिरी ऑप्शन रखा था, आपने उसको पहला क्यों बना नहीं, दिया? हमने आपको पहला पता नहीं था बनाया। पीपल्स पार्टी नहीं हमने कहा मानेगी। कि लॉन्ग मार्च करें, उसके साथ इस्तीफा दें। और अगर मैं आपको बताऊं 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होता और यहां पे आके सारी ऑपोजिशन मुस्ताफी हो जाती, 1 महीने के अंदर अंदर ये हुकूमत गिर के नए इलेक्शन हो जाते। और अब पीपल्स पार्टी पे आपका स्टांस जो है, आपके कुछ लोगों का स्टांस, नॉट द होल पीएमएलएन, वो तो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हमारे पास ना आए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पीडीएम ने, मौलाना साहब ने बहुत वाजे कहा कि जिस बुनियाद पे पीपल्स पार्टी गई थी, अगर वो उस फैसले पे नजरसानी कर ले तो हमारे दरवाजे खुले हैं। तो अब बॉल जो है वो पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है कि क्या वो पीडीएम में शामिल होना चाहती है या अलग रहना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चॉइस साहब से बहुत तफसीली बात करना थी, मगर अभी बहुत से सवालात रह गए हैं, खास करके वो खुद कौमी हुकूमत की बात करते थे। अब ऐसा लगता है कि आगे जाके शायद ऐसा माहौल बन जाए। वो क्या कहेंगे अगले हफ्ते जरूर इस पे जरूर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब से कुछ बातें करेंगे, अमरीकी अड्डों के हवाले से भी जो बातें हो रही हैं, और इसके साथ साथ कुछ मईशत के आदाद व शुमार के हवाले से भी। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद हुसैन चौधरी साहब। उनसे कुछ बहुत ही अहम सवाल करने हैं। मसलन एक तरफ अमरीका के अड्डों की गोके तरदीद कर दी है वजारत खारजा ने, लेकिन अभी तक ये मामला सिमटा नहीं है। मईशत के बारे में जो आदाद शुमार के बारे में एतराजात किए जा रहे हैं, और फिर सियासत के हवाले से कि क्यों तैयारी कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात की। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो जाहिर है कि ये सवाल सब बहुत ज्यादा गो के कल फॉरेन ऑफिस की बड़ी एक मुफस्सल तरदीद भी आ गई कि अमेरिका को अड्डे हम नहीं दे रहे, लेकिन जो असल मामला चल रहा है डेविड हेलवे की जो बाइट चल रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान ने हमें सपोर्ट दे दी है। वो किस सपोर्ट की बात कर रहे हैं? क्योंकि आज एक एडजमेंट मोशन भी आ गई है सेनेट के अंदर, और मुशाहिद हुसैन सैयद और पीएमएलएन बाकी दीगर पार्टियां भी ये कह रही हैं कि अगर कोई रिन्यूअल हुआ है तो उसकी तफसीलात पार्लियामान के अंदर पेश की जाए। देखिए, फॉरेन ऑफिस की जो एक्सप्लेनेशन है वो बड़ी वाज़ेह है। इसके ऊपर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पीएमएलक्यू में थे जब अड्डे दिए गए थे, और अगर उनको फिक्र है तो यकीनी तौर के ऊपर उनको जो माजी में जब वो उस हुकूमत का हिस्सा थे, जब अड्डे दिए गए थे, उसके ऊपर उनको फिक्र होनी चाहिए थी। अब तो ये एक सियासी स्टंट बाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। हुकूमत ने अपना मौका वाज़ेह कर दिया है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान की हुकूमत वो पहली हुकूमत है जिसने आके ना सिर्फ ये कि तमाम अड्डे अमेरिका से खाली करवाए, शमसी एयरबेस हमने वापस पाकिस्तान जो है उसने लिया, और पहली बार ना सिर्फ ये कि ड्रोन की जो हमले हैं वो पाकिस्तान में रुके तवील अरसे के बाद, अब ड्रोन सर्विलेंस भी पाकिस्तान के अंदर बैन कर दी गई है। सो इसके साथ साथ ये भी मैं बिल्कुल वाज़ेह करता चलूं कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। हमें अमेरिका, पाकिस्तान और अफगान हुकूमत, हम चाहते हैं कि ये अफगानिस्तान के अंदर जो बाकी फ्रीकैन हैं उनके साथ मिलकर एक ऐसा हल अफगानिस्तान का निकालें जिससे अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए। कल एक बहुत अहम इजलास हुआ था, कल कौमी सलामती के इदारों के साथ वजीर आजम ने उसको हेड किया। ये इस इजलास के अंदर अफगानिस्तान इशू जरूर था, मगर ये जो मामला आप कर रहे हैं अड्डों का, इसके ऊपर सवाल ये उठाया जा रहा है कि पुराना मुआहदा ही था, जो कि हमने पॉलिसी देखी भी, प्रेस रिलीज भी देखी, जिसमें कहा गया कि पुराने मुआहदे के तहत हो रहा है। तो अगर पुराने मुआहदे के तहत इनखला हुआ है तो नए अड्डे जो कि हमने खत्म कर दिए हैं वो के देने की बात हो रही है, तो कोई नया मुआहदा हुआ होगा। क्या पार्लियामान को आप इसके ऊपर एतमाद में लेंगे? क्योंकि एतमाद बहाल नहीं हो रहा। जी, आप जरा रुक जाती। पार्लियामान को एतमाद में तब लेते जब कोई मुआहदा होता। अच्छा, जब मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में वाज़ेह कर दिया कि ना सिर्फ ये कि कोई नया मुआहदा नहीं हुआ, बल्कि हमने जो पुराने मुआहदे हुए थे उनको भी खत्म करके पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत की, इमरान खान की हुकूमत एक खुद मुख्तार पाकिस्तान की दाई है, एक खुद मुख्तार पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज जो है वो इमरान खान है। लिहाजा उसके अंदर हमने
जो इक़दामात किए हैं वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक किए हैं और वो आपके सामने है। लिहाजा पार्लियामेंट के अंदर बहस जो है वो तब होती जब कोई मुआहदा होता, तो वो है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जो जी-लॉक मुआहदा जिसकी तहत बात की गई है, ये मुआहदे बुनियादी तौर के ऊपर जो आपके बाकी पूरी दुनिया की एयरलाइंस के साथ एक सिविल एविएशन का एक सेटअप है, वही मुआहदा यहाँ पर भी है। और वो ये है कि आप जो लॉजिस्टिक्स हैं या कार्गो प्लेन्स हैं वो यहाँ से गुजरते हैं और इसी तरह से अमेरिका को इनखला में अगर उनका जो है वो जो कॉरिडोर्स, ये जो एयर कॉरिडोर, अगर वो अपने सामान कार्गो जो है वो यहाँ से बाहर लेके जाना चाहेंगे अपने जहाज के जरिए, तो वो जाहिर है उसका सिविल एविएशन का एक इट्स मोर ऑफ अ सिविलियन नेचर ऑफ रिलेशनशिप दैट वी हैव विद यूएसए। इसका बहुत ताल्लुक कोई डिफेंस से नहीं। अच्छा, एक तो आपने खबर ये दी है कि मुआहदे खत्म कर दिए गए थे, तो फिर वही बात है कि अमेरिका, आप तरदीद कर रहे हैं कि अमेरिकी जो सेक्रेटरी कह रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं, वो उनकी तस्दीक नहीं, वो आप नहीं बिल्कुल गलत करते। बात नहीं कर रहे। अच्छा, वो बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें, अगर वो गुफ्तगू देखें कि वो क्या कह रहे हैं, वो एग्जैक्टली वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से लॉजिस्टिक्स की सपोर्ट जो है, जो पहले से उनको हासिल है, वही अब भी उनको हासिल है। और वो लॉजिस्टिक सपोर्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपने सामान उठाना है जहाज पे और उसको लेके जाना है, तो वो पाकिस्तान की एयर से गुजरेगा, क्योंकि अफगानिस्तान जाने का तो और कोई रास्ता नहीं है, तो वो जाएगा। तो उसमें तो अगर अमेरिका आपसे दरखास्त करता है कि आप हमें दें, अड्डे वगैरह दें पहले की तरह के, क्योंकि उनको जरूरत तो पड़ेगी, उनको नजर रखनी है, जो कि वो कह चुके हैं इसके ऊपर, तो फिर आपका क्या जवाब होगा हुकूमत पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान? ना तो अमेरिका को जरूरत पड़ेगी, ना ही वो अड्डे मांग रहे हैं। और उसकी 2-3 वजूहात है। एक तो ये है कि जो अरेबियन गल्फ है उसके अंदर पहले ही अमेरिका के तकरीबन 19 अड्डे मौजूद हैं और उनको वहां से अप्रोच करना उनके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये कि जब सितंबर में अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलना है, तो उसके बावजूद उन्होंने जो 2 एयर बेसिस हैं उसके ऊपर अभी हतमी मुझे नहीं पता कि अमेरिका कौन सी एयर बेसिस रखेगा, लेकिन वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी एयर बेसिस रखने का उनका जो पॉलिसी है वो बनेगी। सो पहले इसके बजाय इसके कि वो पाकिस्तान में एयर बेस रखें, तो अफगानिस्तान में क्यों ना एयर बेस रखें। लिहाजा ये एक बिल्कुल ही बेतुकी बहस है पाकिस्तान के नुक्ता नजर से कि अमेरिका हमसे अड्डे डिमांड करेगा। अमेरिका हमसे कोई अड्डे डिमांड नहीं करेगा। एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरन बाद फवाद चौधरी साहब से बहुत से सवाल पूछने हैं, मईशत के हवाले से भी जो एतराजात किए जा रहे हैं और कुछ सियासत के हवाले से भी। आज ही कहा गया है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानिया की हुकूमत को डीपोर्ट करने का कहा है। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ जनाब फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। उनसे हम पूछ रहे थे मुख्तलिफ अमरीकी अड्डों के हवाले से जो बहस हो रही है, जिसकी उन्होंने मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है। दूसरी बात जो फवाद साहब कही जा रही है वो मईशत के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो मईशत जिसके बारे में तकरीबन 3 हफ्ते पहले वर्ल्ड बैंक कुछ और कह रहा था, तकरीबन 2% की उन्होंने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कि पाकिस्तान की ग्रोथ होगी। 7 तारीख को जो है वो IMF ने प्रोजेक्शन की 1.5 की, लेकिन आपने 3.9 कर दिया। अचानक कहा जा रहा है कि ये एक गोरख धंधा है, या इल्जाम लगा रही है पोजीशन के फिगर फजिंग हुई है, ये हेरा फेरी की गई है आदादो शुमार के अंदर। तो इतने कम अरसे में सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर मईशत 3.9 पे कैसे पहुंच गई 1.5 या 2% से? देखिए, ये जो आपने आर्गुमेंट दिया है ये वो लोग देते हैं जो मईशत के ऊपर नजर नहीं रखते। अगर आप 6 बड़ी जो कमोडिटीज हैं या एरियाज हैं, अगर आप उनकी 1 साल से जो रिपोर्ट्स देख रहे हो तो आपको बिल्कुल भी हैरत नहीं होगी। और इसीलिए बहुत बड़ा डिस्प्यूट ये भी है कि हुकूमत ने एक्चुअली जो फिगर आया है नेशनल अकाउंट्स कमेटी का वो कम आया है, और एक्चुअली जो फिगर है ग्रोथ की वो 4.3% के लगभग है, और उसकी वजूहात है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप देखें तो सिर्फ इस साल $5.7 अरब हमारी रेमिटेंसेज हैं, यानी जो बैरूने मुल्क से पाकिस्तानी है उन्होंने तकरीबन 1000 अरब रुपया पाकिस्तान में भेजा है। ये 1000 अरब रुपए का वो टीका है जो डायरेक्टली ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पाकिस्तान की मईशत को लगाया है, और इसके ऊपर एक बहुत ताकत का एक जाहिर करता है। उसके बाद जो 2 और बड़े एरियाज जिसके कभी और ये रेमिटेंसेस के जो फिगर्स होते हैं ये हर महीने जारी किए जाते हैं, और कभी इसके ऊपर
जो है वो नहीं आया। इसके बाद पाकिस्तान एक तवील अरसे के बाद हमारी 17 साल की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स जो है वो इस माह हुई है, और ये कोविड के बावजूद ये सारा काम हो रहा है। उस फिगर्स को भी कभी चैलेंज नहीं किया गया। उसके बाद देखिए बड़ी सीधी बात है, हमारी जो 5 बड़ी क्रॉप्स हैं उनमें से 4 क्रॉप्स जो है वो सवाए कॉटन जो है वो अच्छी नहीं आई है। 4 क्रॉप्स में से जो 3 क्रॉप्स हैं, यानी जो गंदम है, मकई है और हमारे चावल है, ये तारीख का सबसे बड़ा फिगर जो है इनका आया है, इनकी प्रोडक्शन हुई है। और गन्ना जो है वो तारीख का दूसरी बड़ी जो है वो क्रॉप आई है, जिसके नतीजे में 1100 अरब रुपया आपका गया है आपकी रूरल इकोनॉमी में। PMLN ने अपने 5 साल के दौर में 100 रुपए कीमत बढ़ाई थी आटे गंदम की। हमारे दौर में 500 रुपया बढ़ चुकी है, जो 1200 रुपए से बढ़ के 1800 रुपए हो गई है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो हुकूमत की एजेंसीज हैं उन्होंने, और फिर मैं आपको एक और भी चीज थोड़ी सी बताता चलूं कि जहां पर आपने फिगर फज करने के मौके होते हैं, मसलन सबसे ज्यादा इसहाक डार साहब ने जो फजिंग की वो लाइफ स्टॉक में की। यहाँ पे बताया गया कि लाइफ स्टॉक इतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप उसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। ये वाहिद इस दफा जो PBS था इसमें लाइफ स्टॉक की बढ़ोतरी कम दिखाई गई है, और उसमें डिक्लाइन बिल्कुल सही है। आपके फिगर्स को मैं चैलेंज तब करूं जब मैं हम इसके ऊपर बाकायदा बहस करें, जो कि अभी नहीं हो रही, मगर जो मुआशी तज्जिया निगार हैं वो इसको चैलेंज कर रहे हैं। हफीज पाशा साहब को आपने सुना, वो चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मतलब बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड चीज है जो कि हुई है। वो क्यों इसके ऊपर जो है वो मोतरफ नहीं है? ठीक है, मैं तो नहीं हुई तज्जिया निगार मईशत के ऊपर कोई, तो वो क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर सवाल? नहीं, देखिए हफीज पाशा साहब तो फिगर्स को तो चैलेंज नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कंजम्पशन की वो एक और इकोनॉमिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, वो फिगर्स की बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में सवाए 1-2 लोगों के जिन्होंने वो मैना मानू का टैग लगाया हुआ है, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि ये मेरा या आपकी या किसी और के डिस्प्यूट की तो बात ही नहीं है ना। आप 1 साल से जो फिगर्स जारी हो रही थी आप उसको कंपाइल कर लें, आपके सामने फिगर आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो मईशत है इसको आपने सियासत में कैसे लेके आना है? ऐसे लगता है कि PTI जो है वो इस वक्त इंतखाबी इलेक्शनरिंग के अंदर चली गई है, वो इंतखाबात की तैयारी कर रही है। आपकी मशीन हो या आपके जो अभी बजट आना है उसके अंदर भी कुछ ऐसी शुनीद है कि तरक्याती फंड जो है वो दिया जाएगा वगैरह वगैरह, तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि महंगाई का डबल डिजिट तो आप अभी तक खत्म नहीं कर सके। वो तो मुर्गी भी 400 कुछ रुपए मिल रही है किलो, और बाकी चीजें भी आपके सामने है, तो उसको आप कैसे करेंगे खत्म? देखिए महंगाई तो है, और उसकी वजह यह है कि आपके लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर के ऊपर जो इस वक्त पर कैपिटा इनकम है उसके फिगर्स आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी पर कैपिटा इनकम में भी तारीखी इजाफा हुआ है, स्पेशली कुव्वत खरीद में भी बहुत इजाफा हुआ है। उसमें बहुत ज्यादा इतराज किया जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि वो मर्दमशुमारी पुरानी थी जिसको कि आपने फीकस आमदनी के हिसाब से नए आदादोशुमार निकाले हैं, तकरीबन कोई 2.25 करोड़ आदमी उसमें से आपने गायब कर दिया है जो नई फी, ये इतराज किया जा रहा है, जो कि आपके सामने मैंने रखा भी है। तो उस हिसाब से तो फीकस आमदनी कम है काफी। जी नहीं, फीकस आमदनी में तो देखें ये तो बिल्कुल ही जो नया सेंसेस है, अगर आप उसको भी नहीं मानते, आप किसी चीज को भी नहीं मानते तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इशू ये है कि ये जो आपका बुनियादी, मैं आपको बता दूं कि उसकी वजह फीकस आमदनी जो बढ़ने की है वो वजह ज्यादा ये है कि हमारा जो डॉलर रुपी पैरिटी है उस पर बहुत फर्क पड़ा है। इस वक्त जो डॉलर है वो 152-53 रुपए के ऊपर या 54 रुपए के ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो डॉलर टर्म्स में उसकी वो जो है वो बढ़ गई है, और आप जो है उसमें ला रहे हैं। और फिर ये 1100 अरब रुपया जो अर्बन इकोनॉमी से शिफ्ट हुआ है रूरल इकोनॉमी में, और इसी के नतीजे में ये जो तमाम लोग सियासत के ऊपर आ जाते हैं। आज ही आपने ब्रीफिंग दी और आपने कहा है कि हम बरतानवी हुकूमत को कहेंगे कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट करें। सबको पता है कि उसके लिए आपको एक मुआहिदा करना होता है। मुआहिदा पाकिस्तान का बरतानिया के साथ है नहीं है, जिस तरह के मुजरिमों के तबादले की बात होती है, और आप कर सकते हैं। काबीना चाहे तो अभी अप्रूव कर दे और अभी पार्लियामेंट के अंदर सादा अक्सरियत से मंजूर कर ले, वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी आपकी हो जाएगी। उसके ऊपर आप नहीं करते, आप नवाज शरीफ को वापस कैसे लाएंगे, डिपोर्ट कैसे कराएंगे वहां से? देखिए उनको डिपोर्ट कराने का जो तरीकाकार है उसके ऊपर शहजाद अकबर साहब जो है और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो मूव कर रहा है। मसला ये है कि डेपुटेशन वहां पे होती है जब आपका स्टे लीगल हो।
ہمارا ماننا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پر جس ویزے کے اوپر موجود ہیں وہ میڈیکل کا ویزا ہے اور وہ اس کو پرماننٹ سٹے نہیں کہا جا سکتا. تو جب وہ پرماننٹ سٹے نہیں ہے, آپ کے وہ شہری نہیں ہے, تو آپ ان کو وہاں پہ رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عدالتوں نے جس طریقے سے وہ گارنٹی لی اور وہ وہاں پہ باہر گئے اور اس کے بعد سے واپس نہیں آئے, اب یہ تھوڑا سا جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسے اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کا آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ زرداری صاحب, نواز شریف اور مریم ایک ہی پالیسی لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مقدمات کو طوالت دی جائے. اب اس کیس میں جس میں وہ کنوکٹڈ ہے, آپ نے دیکھا آج ان کے وکیل آرگومنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ تاریخ پہ تاریخ لے رہے ہیں. پچھلی دفعہ زرداری صاحب نے اپنے کیس میں 436 ایڈجرمنٹس لی اور اب بھی 2014 سے زرداری صاحب کے جو کیسز ہیں وہ راولپنڈی ہائی کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں. وہ تو ظاہر ہے کہ ایک سسٹم کا بھی مسئلہ ہے, کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے. لیکن میں جو آخری سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کی سرکار اب جانا چاہتی ہے الیکشنز کے اندر, ایک تو آپ کیوں اتنی جلدی میں ہیں کہ الیکشن میں جائیں, کسی بھی وقت کیوں جا سکتے ہیں, یہ سوال ہے. اور دوسرا, آپ کے اندر اتنی گروپنگ ہو گئی ہے, جہانگیر ترین گروپ ورسز شاہ محمود گروپ, تو آپ کو اپنے آپ سے خطرہ زیادہ نہیں ہے اپوزیشن کی نسبت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی الیکشنز میں نہیں جا رہے ہیں, 2023 میں ہی الیکشنز جو ہیں وہ ہوں گے. گروپنگ کے دیکھیں, ہر پارٹی کے اندر ایک دھڑے ہوتے ہیں, ہر پارٹی کے اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتی ہیں چیزیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی پارٹی کو یا کسی کو خطرہ ہوگا. تو جہانگیر ترین صاحب کو کوئی این آر او نہیں ملے گا؟ کسی کو بھی این آر او والی ہماری پارٹی ہے ہی نہیں ہے. ہر ایک کو میرٹس کے اوپر اپنے کیسز کا مقدمہ فیصلے کرانے ہوں گے اور اس کے مطابق انشاءاللہ ہوں گے. لاسٹلی, سندھ میں کیا کرنے جا رہے ہیں جو شیخ رشید صاحب کو آپ نے نیا ٹاسک دے دیا؟ سندھ میں جی دیکھیں بڑی بری سچویشن ہے. وہاں پہ ڈاکو جو ہے وہ اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں اسلحوں کے ساتھ. پھر وہاں پہ پولیس والوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. لا اینڈ آرڈر کچے کے علاقے میں خصوصاً بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے. اور سندھ حکومت کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. آپ دیکھیں 1990 سے رینجرز بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں, ان میں اتنی سندھ حکومت نہیں کر پائی.